हेलो दोस्तों, दिस इज चमस्टर फ्रॉम एस्ट्रो अपडेट्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्योटो प्रोटोकॉल। जी हाँ, इन्वायरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो बच्चे बीए प्रोग्राम में या पॉलिटिकल साइंस में हैं उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इन्वायरमेंट उनका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। और जो बच्चे ईवीएस के हैं उनके लिए तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट है ही। तो हम यहाँ क्या बात करेंगे, हम ये बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के बेसिक्स के बारे में, इंट्रोडक्शन लेवल पे पढ़ेंगे, ताकि आप लोग जब एसओएल की बुक से क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ो या जहां से भी पढ़ो तो आप लोगों के लिए इजी हो जाए ये टॉपिक कि क्या था क्योटो प्रोटोकॉल और क्या नहीं था। यहां मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं। उसके बाद आप जिस मर्जी बुक से पढ़ेंगे आपके लिए क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ना इजी हो जाएगा। तो समझते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या था। इन्वायरमेंट को लेके दुनिया की एक बहुत बड़ी मुहिम क्योटो प्रोटोकॉल था। अब ये क्योटो क्या है? क्योटो नाम सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। जो ये क्योटो है ये जो है जापान का एक शहर है। ठीक है भाई, आपको पता होगा दुनिया भर में जितनी भी ट्रीटीज होती हैं, है ना, जितनी भी ट्रीटीज होती हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, मोस्टली जिस शहर में होते हैं उसी शहर से इसका नाम पड़ जाता है। जैसे एक ट्रीटी वियना में हुई थी तो उसका नाम वियना ट्रीटी पड़ गया। कोई एक एग्रीमेंट शिमला में हुआ तो उसका नाम शिमला एग्रीमेंट हो गया। तो उसी तरह से ये जो जापान के अंदर जो क्योटो शहर है वहां पर ये एग्रीमेंट हुआ था इन्वायरमेंट को लेके, तो इस प्रोटोकॉल का नाम पड़ गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये तो हुई बहुत ही बेसिक नॉलेज। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल के पूरे कागजात हैं, आप उसे उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर 28 आर्टिकल थे। ठीक है भाई, 28 आर्टिकल्स के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल की पूरी कहानी लिखी हुई है और उस टाइम पे बनाई गई थी। तो कब बनाई गई थी? ये सब बात है 1992 की। 1992 के अंदर यूएनएफसीसी नाम लिख लो कॉपी पेन उठा के, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज को लेके कन्वेंशन हुआ था जिसके अंदर सबसे पहली बार इन्वायरमेंट को लेके बातचीत हुई थी कि ग्लोबल लेवल पर हम लोग क्या कर सकते हैं इन्वायरमेंट को लेके। और वहां पर यह बात हुई थी कि इस तरह के इस सम्मेलन की हमें जरूरत है जिसे हम कर पाए। तो ये ट्रीटी कब हुई? बेसिकली ये ट्रीटी अभी तो नहीं हुई 1992 में, यहां तो सिर्फ बातचीत हुई है। 1997 में ये ट्रीटी हो गई जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। ये पहली इन्वायरमेंटल ट्रीटी थी ग्लोबल लेवल पर। ठीक है भाई, कब हुई है प्रॉपर? 1997 में 11 दिसंबर। ठीक है भाई, 11 दिसंबर 1997 को। एनफोर्स कब हुई ये ट्रीटी, यानी लागू कब हुई ये ट्रीटी? तो ये ट्रीटी भाई साहब लागू हुई 16 फरवरी 2005 से। ठीक है भाई, क्या हुई है? एनफोर्स हुई, लागू हुई ये ट्रीटी। अच्छा जी, ट्रीटी लागू हो गई। इसका एम क्या था, है ना, हमें पता तो होना चाहिए ट्रीटी लागू किस लिए की गई। इतना तो पता चलिए इन्वायरमेंट के लिए, लेकिन इन्वायरमेंट में तो बहुत सारी चीजें होती है। इसका पर्टिकुलर एम क्या है? इसका पर्टिकुलर एम भाई साहब ये था कि ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन को कम करना है। ठीक है, एमिशन को रिड्यूस करना है, कम करना है। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनमें कौन कौन सी गैस आती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। बट इस एमिशन को कम करना क्यों है? देखिए, ग्रीन हाउस जब इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो इन्वायरमेंट के अंदर गर्मी इंक्रीज हो जाती है। जब इन्वायरमेंट में गर्मी इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा ऑल ओवर अर्थ का, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। और ग्लोबल वार्मिंग तो आप सबने पढ़ाई है बचपन से कि भाई ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ये जो बेमौसम बरसात हो जाती है या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के ही नतीजे हैं। क्योंकि पृथ्वी जो है वो गर्म हो रही है। गर्म क्यों हो रही है? इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रही है। ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? इस क्योटो प्रोटोकॉल में पर्टिकुलरली उनका नाम लिखा हुआ था। तो कौन कौन सी गैसें जरा देख लो, साइंस के स्टूडेंट को ज्यादा समझ में आएगी, जो नॉन साइंस के हैं वो रट्टा मार लेना भाई साहब। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सबने नाम सुना होगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ना, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर है। इसके अलावा CH4 जिसे मीथेन भी कहते हैं, गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है इसे। इसके अलावा है N2O। ठीक है भाई, इसके अलावा क्या है? HFCs। इसके अलावा क्या है? SFCs, सॉरी गलत बोल दिया, SF6। ठीक है, इसके अलावा क्या है? TFCs। तो ये सारी, ये 6 की 6 गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस की कैटेगरी में आती हैं। और ये ऐसी गैसें जब एमिट होती हैं तो इससे गर्मी इन्वायरमेंट के अंदर इंक्रीज होती है।
तो CO2 तो बहुत ज्यादा है, आप लोग कोई आग जलाते हो या कुछ भी करते हो ऐसा जिससे सारी गैसेस निकलती हैं, बहुत ही हार्मफुल गैस हैं और इन्वायरमेंट को गर्म करती जा रही है। गर्म करने से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया परेशान है। कहा जाता है कि आने वाले समय के अंदर जो आइलैंड नेशन है छोटे, वो तो डूब ही जाएंगे पानी के अंदर इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो बहुत सारे देश तो बड़ी परेशानी में है। अच्छा, इसके अंदर एक एजेंडे को लिया गया, जो क्योटो प्रोटोकॉल था इसके अंदर एक एजेंडे को लिया गया। वो एजेंडा क्या है, उस एजेंडे को समझो। उस एजेंडे में बोला गया कि भाई क्या है, कॉमन है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस लाइन को लिखना मत भूलिएगा, और लिख देंगे तो इसे हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो अच्छे से, जो भी रंग का पेन है आपके उसके साथ अच्छे से इसे लिख देना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि भाई हम सबकी जिम्मेदारी तो कॉमन है। क्या जिम्मेदारी है कि भाई इन्वायरमेंट को बचाना है, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होंगी। अब हमारी का क्या मतलब है, क्या लोगों की बात हो रही है? नहीं, यहां देशों की बात हो रही है, क्योंकि जो ट्रीटी है ये देशों के साथ हुई है, समझ रहे हैं? तो जब ट्रीटी देशों के साथ हुई है तो देश जो है वो कह रहे हैं कि हम सब देशों की कॉमन जो प्रॉब्लम है वो इन्वायरमेंट है, ठीक है, लेकिन उसको लेके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होंगी। अब आप कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों अलग अलग है जब सारे नेशन ही है, सब लोग परेशान है? तो क्योंकि भाई साहब कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने जरूरत से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की है और कुछ देश ऐसे हैं जिन बेचारों ने कुछ नहीं किया। तो दोनों के ऊपर सेम पाबंदियां लगाना तो गलत होगा। तो भी जब सेम पाबंदियां नहीं लगा रहे हम लोग, तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या किया जाए और क्या नहीं। तो यहां पर आप दो देशों को दो हिस्सों में बांट लो। कौन कौन से देश हैं? एक वो देश है जो डेवलप्ड है, एक वो देश है जो डेवलप्ड है, और एक देश कौन से हैं? एक देश है जो डेवलपिंग है, ठीक है। अब डेवलप्ड देश आप किसे कहोगे? जिसके यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए 150 साल से ऊपर हो गए, ठीक है, जहां पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होते होते 150 साल से ऊपर हो गए। और जो डेवलपिंग है वहां पर अभी चल रहा है, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो सके। इंडिया डेवलपिंग नेशंस के अंदर आता है, डेवलप्ड नहीं है इंडिया, ठीक है। हम लोग यहां कोशिश कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाने की। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग की फेज में आते हो तो आपके यहां सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट जो है वो खराब होता है, यानी आप जितनी ज्यादा इंडस्ट्री आपके देश में होगी उतना ज्यादा पोल्यूशन आपका देश कर रहा होगा। तो इसमें आप यूएस को टॉप नंबर पे कह सकते हो, ठीक है भाई। तो इन्होंने कहा जो डेवलप्ड होंगे उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी, जो डेवलपिंग होंगे उनकी जिम्मेदारी कम होगी। और अगर इस टारगेट को मीट करने में अनसक्सेसफुल रहते हैं डेवलप्ड नेशन, तो उन लोगों को डेवलपिंग नेशंस को कुछ पे करना पड़ेगा। उसका उन्होंने अपना सिस्टम तैयार किया जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता रहा हूं। आप जब पढ़ेंगे तो उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर इतनी डिटेल में आपको पढ़ना है तो। अदरवाइज आप इससे काम चला सकते हैं, ठीक है भाई। तो डेवलपिंग जो है और डेवलप्ड है, डेवलप्ड वो है जो 150 साल से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इन लोगों ने, ये लोग रियल कल्प्रिट है, लाइक दी अमेरिका, लाइक दी यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस, है ना, ये लोग रियल कल्प्रिट है। यहां पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है और इन लोगों ने बहुत पॉल्यूशन किया है। अब इनकी पॉल्यूशन की सजा तो हम लोग भुगत रहे हैं, और इस चक्कर में हम लोग अपने देश को इंडस्ट्रियलाइज कर नहीं पा रहे हैं। तो जब इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं और इनकी सजा भी भुगतनी पड़ रही है, तो हम लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कौन देगा? डेवलप्ड कंट्रीज देंगी। तो इसी को बोला गया है कॉमन, यानी इन दोनों का, जो डेवलप्ड है और डेवलपिंग है, दोनों चाहते हैं इन्वायरमेंट बचे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी? डिफरेंट होगी उस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है भाई। तो इसी चीज को कहा गया है यहां पर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो गोल सेट किए गए। अब ये गोल्स क्या सेट किए गए? गोल्स क्या सेट किए गए इसे समझ लो। गोल सेट किए गए कि भाई आपको अपने देश में जो एमिशन है ना, जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करना है। कितना रिड्यूस करना है? उसे आपको रिड्यूस करना है, रिड्यूस बाय 5.2% ऑफ 1990s लेवल। यानी आपके देश में जब 1990 के अंदर जो लेवल होगा उससे 5.2% कम करना है आपको अपने यहां पर एमिशन। जितना एमिशन हो रहा है उसे कम करो, 1990 के लेवल पर लेके आओ, ठीक है भाई। अगर आप लेवल पे नहीं लेके आएंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, आपको कुछ पे करना पड़ेगा, इधर उधर बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर।
कार्बन ट्रेडिंग जैसे शब्द पढ़ोगे आप, जिसके अंदर अगर मैंने ज्यादा धुआं कर दिया और इसने कम किया तो मैं अपने धुएं को डेवलपिंग नेशन को बेच दूंगा। बेच देने का इन द सेंस कि मैं कहूंगा कि भाई मैंने नुकसान किया और आपने अपने यहाँ कम धुआं किया है, तो एक काम करो, मैं उसके बजाय आपको पैसे देने को तैयार हूं, इसके बजाय मुझे ऊपर पेनल्टी ना लगे कोई, या किसी तरह का कोई प्रतिबंध ना लगे, तो हम कार्बन को ट्रेड कर लेते हैं ताकि हम दोनों का इक्वल हो जाए। इसका एक एग्जांपल देता हूं। सपोज डेवलपिंग नेशन को बोला गया कि आप 100 तक पॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है, और इन्हें भी बोला गया कि आप 100 तक पॉल्यूशन कर सकते हो। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉल्यूशन कर लिया 130 और इन भाई साहब ने पॉल्यूशन किया सिर्फ 60, इसने 30 एक्स्ट्रा किया, ठीक है, और इसके पास अभी 40 बचे हुए हैं। 40 और कर सकता था ना ये, बट नहीं किया, हुआ ही नहीं किया। तो ये क्या करेगा भाई, इसके बाद जो 30 कहेगा मेरे 30 तुम खरीद लो ताकि मेरे ऊपर कोई पेनल्टी ना लगे। तुम्हारे पास तो 40 बचे हुए हैं ना, तो उसमें सिर्फ 10 बच जाएंगे, 30 खरीद लो, उसके बजाय मैं आपको पैसे देने को तैयार। तो इसे कहा जाता है कार्बन ट्रेडिंग। तो इसके लिए भी क्या किया, इसके लिए भी आपको कुछ टाइम फ्रेम सेट कर दिया। टाइम फ्रेम क्या किया, 2 पीरियड रखे गए। कौन कौन से पीरियड थे भाई, जो पहला पीरियड था, जो फर्स्ट पीरियड था, वो पीरियड रखा गया 2008 से 2012 तक। उसके बाद सेकंड पीरियड रखा गया, ये सेकंड पीरियड कब से कब तक रखा गया, 2013 से 2020 तक। इस पीरियड के अंदर आपको क्या करना है, कार्बन एमिशन को कम करना है। अब भाई पहले पीरियड तक तो सब लोग ठीक चले, सेकंड पीरियड आने के बाद यूएसए ने इस ट्रीटी से विड्रॉवल ले लिया कि भाई हम नहीं करेंगे, ये सब बकवास है, और बहुत सारी दलीलें देके यूएस ने इसे छोड़ दिया। और यूएस के छोड़ते ही कनाडा ने भी इसका साथ छोड़ दिया। यानी यूएस और कनाडा दोनों ने सेकंड फेज के अंदर क्या कर लिया, विड्रॉवल कर लिया। अब जब 2 इतने बड़े एमिटर्स ने इसके अंदर से विड्रॉवल ले लिया तो फिर बचा क्या, तो ये ट्रीटी पूरी तरह से कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसी वजह से क्योटो प्रोटोकॉल के बाद बहुत सारी नई इन्वायरमेंटल ट्रीटीज आई, और जो लेटेस्ट इन्वायरमेंटल ट्रीटी है वो पेरिस पीस क्लाइमेट समिट है, जिसके अंदर अब नई तरह की बातें सामने आई हैं। तो कोशिश करूंगा मैं उस पर वीडियो बनाने की, अगर आपके सिलेबस में है तो। अदरवाइज फिलहाल क्योटो प्रोटोकॉल सबसे फेमस है, और मोस्टली हर क्लास के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर जहां भी इन्वायरमेंट पढ़ाई जाती है, क्योटो प्रोटोकॉल के बिना काम नहीं बनता। तो ये मोटी मोटी सारी बातें थी। इसके अलावा कुछ एक आधी छोटी बात, जैसे कि कुछ यूनिट्स असाइन की गई थी कि भाई आप इतना ही इन्वायरमेंट कर सकते हो। यूनिट्स जो हैं वो एएयू के अंदर नापी जाती हैं, एएयू के अंदर नापी जाती है। क्या कहते हैं इसे, असाइंड अमाउंट यूनिट। तो ये एएयू मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एएयू आपको पढ़ने में आएंगे जब आप एसओएल की बुक से आप देखेंगे, और अब वहां पे कोई ना कोई टर्म ऐसी आएगी एएयू क्या होता है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। असाइंड अमाउंट यूनिट बोला गया है इसे, ठीक है, जो मैंने यहां पर शो करके दिखाया कि इसे 100 दिया गया, इसे 100 दिया गया है। यहां पर अगर इसने 130 कर दिया, वहां उसने 60 कर दिया, तो कैसे होगा। तो यही एएयू है। इसमें कार्बन ट्रेडिंग का काफी कॉन्सेप्ट आता है कि किस तरह से मैं अपने यहां जो कार्बन मैंने किया है वो आपको आगे बेच दूंगा, और मैं फिर कल्प्रिट होने से बच जाऊंगा, उसके बदले आपको पैसे मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब इंडिया ने कम किया है यहां पर, तो इंडिया क्या मिल गया, पैसे मिल गए। इससे क्या कर सकता है, अपने देश को और आगे बढ़ा सकता है। तो ये देश की मर्जी है किसके साथ कार्बन ट्रेड करना चाहता है। तो ये सारी की सारी कहानी है आपके पूरे के पूरे क्योटो प्रोटोकॉल की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको इस वीडियो करना है शेयर, और बेल आइकन को करना है प्रेस टू सब्सक्राइब। और अगर और आपकी कोई सलाह हो कि किस तरह की वीडियो और आनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि कौन सी वीडियो आप चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।